नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राज्यवार खबरें। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,405 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर और बल्लारी चिकजाजूर के बीच 185 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत की उपलब्धियों को डैशबोर्ड पर किया प्रकाशित। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान मोदी सरकार की गरीब हितैषी और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने आज 22 महिलाएं और 39 बच्चे सहित 92 अवैध बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। बेल्लारी में एक कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी। और दिल्ली में अवैध झुग्गी बस्तियों पर गरजा बुलडोजर। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोकलीन मशीनें अवैध बस्ती को ध्वस्त करने में जुटी। और सुर्खियों के बाद भारत एट 7 में सबसे पहले रुक करेंगे बिहार राज्य का। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में आपको बताएंगे। और बिहार की राजधानी पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को उद्घाटन किया। अब पटना के लोग महानगरों की तरह डबल डेकर फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी से फर्राटे भरेंगे। इसके चालू होने से पटना वासियों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर का ऊपरी डेक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाले यातायात के लिए है, जबकि नीचे का डेक पटना कॉलेज से गांधी मैदान की तरफ जाने वाले यातायात के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन, जिन्होंने इस योजना की परिकल्पना रखी और विभाग ने इसको समय सीमा में पूरा किया। पटना बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज बनकर तैयार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जनता को समर्पित किया है। और इस बड़े इलाके में जहां अशोक राजपथ में घनी आबादी है, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH जैसे महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ पर हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आने वाले जो हमारे छात्र छात्राएँ इमरजेंसी सेवाओं में जो हमारे मरीज आते हैं, उन सबको इस ब्रिज का पूरा लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को दिया है। पटना में नवनिर्मित डबल डेकर फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर तक है। इस फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे 2 पथ हैं। पहला स्तर 1.5 किलोमीटर लंबा, जो पटना कॉलेज से BN कॉलेज तक जाता है। दूसरा स्तर 2.2 किलोमीटर है, जो शहर के कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। दोनों स्तर पर 8.5 मीटर चौड़ाई का कैरिज वे बनाया गया है, जिससे वाहनों के परिचालन में आसानी होगी। हम लोग जितने भी 2-4 प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स थे जो थोड़ा डिले हो गए थे, उनको भी सॉर्ट आउट करके एक बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में आप चेंजेस दिखा ही रहे हैं, उसी तरह से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और इसके कारण इंडस्ट्रियल और जो बाकी एटमॉस्फेयर है ट्रेड वगैरह का, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है के लिए। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। पटना के सबसे पॉश इलाकों में से एक अशोक राजपथ के लोगों के लिए ये फ्लाईओवर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। इस फ्लाईओवर के निर्माण होने से गांधी मैदान, NIT, कृष्णा घाट, BN कॉलेज, सिविल कोर्ट, पीर बहोर, पटना मार्केट, गोविंद मित्रा रोड, मखनिया कुआं रोड, खजांची रोड, महेंद्रू, गोकुलपुर, भिखना पहाड़ी, रमना रोड, NIT, पटना विश्वविद्यालय और गुलाबी घाट आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। गांधी मैदान जो है हमारा, इससे भी एक कनेक्टिविटी और कलेक्ट्रेट से भी जो है यहाँ से संपर्क बहुत सुलभ हो रहा है।
तो काफ़ी अभूतपूर्व है और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि जो कंजेस्टेड एरिया है इसका ट्रैफिक रिलीव करने के लिए। आप देख रहे हो कि 4 लेयर में ये बना है, नीचे मेट्रो है, फिर सर्विस रोड, फर्स्ट लेवल और जो सेकंड लेवल, मतलब 4 लेयर्स है ये ट्रांसपोर्ट। यह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है। दूसरा फ्लाईओवर छपरा में बनाया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। पटना में तेजी से चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी शहर की ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करेगी। शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के साथ इस डबल डेकर पुल के शुरू हो जाने से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो गई है। इसके साथ ही पटना की एक बड़ी आबादी को जाम से मुक्ति मिल गई है। बिहार के विकास में इस डबल डेकर पुल ने एक नया इतिहास जोड़ दिया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और बिहार के बाद अब रुख करेंगे झारखंड का। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों का है, जिन्हें पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ मामला राज्य में फिर से गर्मा गया है। क्या अवैध घुसपैठ का बेस कैंप बन रहा है झारखंड? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर सुर्खियों में। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी फरार 15 घंटे के अंदर पकड़े गए। 2 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से जबकि 1 रांची से हुआ गिरफ्तार। डिटेंशन सेंटर में लापरवाही को लेकर 6 जवान निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। झारखंड में तंत्र की विफलता उजागर, भाजपा हुई हमलावर, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है और दावे के विपरीत यह साफ है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिकों की फरारी इसका प्रमाण है। हालांकि पुलिस की तत्परता की वजह से घुसपैठिए पकड़ लिए गए। बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड सरकार नकारती रही है, लेकिन अब इसका प्रमाण सामने आ गया है। पिछले दिनों राज्य में गिरफ्तार कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि राहत की बात यह रही कि इन्हें 15 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई टीम का गठन करके कई जगह पे हम लोगों ने एक साथ में छापेमारी करना शुरू किया। साथ में हम लोग अपना इनपुट भी यहाँ पे गैदर कर रहे थे। हमारी टेक्निकल टीम थी, वो भी हम लोग को तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 फरार बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के बनगामा और एक महिला को धनबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ने के बाद उन्हें जेपी कारागार लाया गया। धनबाद से पकड़ी गई महिला दिल्ली भागने की फिराक में थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा में चूक को लेकर 6 जवानों को निलंबित किया गया है। वहाँ पे जो 6 जवान थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको कल ही निलंबित कर दिया गया। इधर इस मामले के बाद सरकार की फजीयत भी हो रही है। झारखंड सरकार अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारती रही थी, लेकिन हजारीबाग डिटेंशन सेंटर प्रकरण ने भाजपा को मौका दे दिया है। इरफान अंसारी साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा था एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में दिखा दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इरफान साहब, अब तो 3 घुसपैठिए हैं और हमारा तो मानना है कि लाखों की संख्या में आपके कांग्रेस की सरकारों के समय पाकुड़, साहेबगंज और दुमका इलाके में घुसपैठ हुई जो पूरे प्रदेश में फैल गई। तो अब तो प्रूफ हो गया, तो कब इस्तीफा दे रहे हैं माननीय? कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, हालांकि सरकार संवेदनशील है। कहीं से भी कोई बांग्लादेशी आया तो स्वाभाविक तौर पे उसको पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, और उस डिटेंशन सेंटर से अगर वो भागा है तो प्रशासन की त्वरित गति से कार्रवाई हुई और उसको पुनः पकड़ लिया गया। तो हमें लगता है कि यह मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन तीनों बांग्लादेशियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली है। इन सबों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में छुपकर अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसकी पुष्टि इस प्रकरण से हो गई है, जो भाजपा के दावों को भी सच साबित करता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति के बजाय तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और आइए अब बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की प्रमुख भागीदारी है। अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री स्वयं कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री ने टिगपुर, बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया और उपज की जानकारियां ली। कृषि मंत्री ने दिल्ली में कृषि ड्रोनों के माध्यम से खेती में तकनीक के प्रयोग का भी अवलोकन किया। चौपाल पर चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी बात कृषि मंत्री के सामने रखी। इस संवाद से किसान काफी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि ऐसे संवाद के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। किसान के बारे में इन्होंने सोचना बहुत बढ़िया करा, क्योंकि इनकी दुगनी आय करने के उसमें है। ये अच्छे बीज ला रहे हैं और नई नई किस्म की हो रही है जिसमें खर्चा कम लगे और फायदा ज्यादा हो किसान को। बीजेपी के राज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं किसान चौपाल लग रही है गाँवों में और मंत्री और डॉक्टर आ रहे हैं। और इनके आने से पहले ही जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आते हैं, फसलों की विजिट करते हैं, नए नए बीजों के बारे में बताते हैं, भाई ये नया बीज आ रहा है, इसको वो, इसमें आमदनी अच्छी होगी। आपकी सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारी किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, तो वो नए बीजों द्वारा और टाइम पे दवाइयों द्वारा ही हो सकती है। चौपाल पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के बख्तावरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। प्रधानमंत्री जी ने दायित्व दिया मुझे कृषि मंत्री का और ग्रामीण विकास का, तो आप बताओ किसानों का भला, खेती का भला खेतों में जाए बिना हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? बोलो ना। अब बैठ गए मंत्रालय में, संग आ गए अपने अधिकारी साथी, अब उनमें से कई तो ऐसे जिन्हें खेती कभी देखी ही नहीं, और वहीं बैठ के योजना बना दी। इस बार हमने तय किया ये नहीं होगा कि किसानों का भला करना है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकसित भारत का निर्माण, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 11 साल पूरे हुए, 11 साल में आप देखेंगे इतनी उपलब्धियां कि गिनाऊंगा तो बरसों मतलब कई दिन लग जाएंगे। हर दिशा में काम हो रहा है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को लैब से लैंड तक पहुंचाने की सोच के साथ शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिक अधिकारी किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कोशिश की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को किसानों तक और खेतों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए देश भर में कृषि वैज्ञानिकों को गांव तक भेजा जा रहा है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो कम किया जाए और किसान जो है अपने नवाचारों को, अपने आविष्कारों को किसानों तक पहुंचाए, जिससे किसानों को खेती किसानी में मदद तो मिले ही, साथ ही नवाचारों के माध्यम से वो और समृद्ध हो सकें, साथ ही देश के विकास में भी अपना अहम योगदान बढ़ा सकें। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, टिकीपुर गांव, दिल्ली। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान से विकसित भारत के निर्माण का प्रयास, और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे गर्मी से झुलस रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बांबू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की चपेट में है और इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में भी तापमान की तपिश लोगों को गर्मी से राहत नहीं दिला पा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है और ऐसे में आम लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर भी गर्मी की मार पड़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अगले 2 दिन प्रदेश में भारी गर्मी का पूर्वानुमान विभाग की तरफ से जताया गया है। मैदानी क्षेत्रों से भले ही गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी और पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ तपने लगे हैं और हिमाचल में भी सैलानियों को गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिल पा रही है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के चलते दूसरे राज्यों के पर्यटक इन दिनों हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल के हमीरपुर के नेरी का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा का तापमान 40 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज और कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी गर्मी के चलते हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने से तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है और पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अभी और चढ़ने की आशंका है। हालांकि 13 जून से 15 जून तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की भी संभावना है और साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इधर राजधानी शिमला का भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में पहाड़ों की रानी शिमला में भी दिन के वक्त लोग छाता लेकर ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने 13 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। इसमें बात करें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, यहाँ पे जो स्टेशन है ऊना, सुंदरनगर, मंडी, भुंतर, धर्मशाला है, मनाली है, यहाँ पे हीट वेव दर्ज की गई है। ऊना में जो हाईएस्ट तापमान था वो था 44.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। और पूरे प्रदेश की बात करें जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है, शिमला है, बिलासपुर है और कांगड़ा, यहाँ पे जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चले हैं। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लोग लू की मार ज्यादा झेल रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में ऊना में सबसे अधिक तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने 13 जून से 15 जून तक प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि तेज गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी का असर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं विश्व योग दिवस की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज कर दी है। योग दिवस से पहले योगांध्र 2025 के रूप में आज सुबह कृष्णा नदी के तट पर बर्म पार्क के पास जल शिल्प फ्लोटिंग योग का आयोजन किया गया। योग के महत्व और योगांध्र पर आंध्र प्रदेश सरकार के लक्ष्य के बारे में जागरूकता पैदा करने और विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में यह एक कदम था। इसमें स्पीड बोट, पंट, लाइफ बोट, जेट स्की बोट, सैंड बोट पर योग किया गया। इसका मकसद योग को राज्य के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। आंध्र प्रदेश में योगांध्र 2025 को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत कृष्णा नदी के तट पर जल शिल्प फ्लोटिंग योग का आयोजन किया गया। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एमडीएच की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मीरज। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है, यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जहाँ सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहे, ना हो भय, ना उत्पीड़न सहे। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाएं न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन, नालसा आपके साथ है। पौष का कानूनी हक आपका साथ देता है। तो कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक workplaces safer together. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आइए बात करते हैं भारत के हृदय स्थल
मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपर्क को नई दिशा देते हुए सड़क विहीन 20,650 मजरे टोलों तक पक्की सड़क पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट और इस खबर के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी 30,900 किलोमीटर सड़कें। 20,650 बस्तियों को पहली बार मिलेगी पक्की सड़क। मध्य प्रदेश में हर मजरा टोला जुड़ेगा सड़क से। योजना पर 21,630 करोड़ रुपए होगा खर्च। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति। सड़कों का निर्माण रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। PMGSY वाले मानक निर्माण व मेंटेनेंस के लिए होंगे लागू। मध्य प्रदेश में गांव-गांव में सड़क बनाने की बड़ी कवायद की जा रही है। इसके लिए प्रदेश की करीब 21,000 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा, टोला, धूनी, पुरा इत्यादि को 12मासी संपर्कता प्रदान करने के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में इस अहम योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण और वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में रोड बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये। तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें। तो इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समिति को इस योजना के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाएगा। मजरा टोला सड़क योजना के तहत डामर लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगे। किए गए सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 20,600 बस्ती ऐसी हैं जिसका एरिया 600 वर्ग मीटर है। इनमें अगर बसाहट 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसमें लगभग जो अभी सर्वे हमारे पास है तो इसमें बसाहटें 20,600 है और बसाहटों से मतलब ये है कि ऐसी बसाहट जो 600 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल तो जिसमें 20 आवास, अगर 20 आवास का भी गांव होगा और 100 प्लस जनसंख्या, वास्तविक स्थिति इसकी है, और 50 मीटर दूरी से यदि 12मासी सड़क नहीं हो तो वो गांव एलिजिबल होगा। इसका लाभ दूरस्थ अंचल में रहने वाले जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से मिलेगा। यह योजना राज्य के दूरस्थ और छोटे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। योजना में कुल 30,900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण अनुमानित है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की तरक्की की राह अब और आसान होने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है उन गांवों और टोलों तक पक्की सड़कों को पहुंचाना जो अब तक विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, भोपाल।